अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुरइसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 84। क्या तुम अहमक नहीं हो सिकंदर? हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमीदुल्लाह खान ने कहा, उसे गोली क्यों नहीं मार दी? ये इंस्पेक्टर हमारे लिए ख़तरा बन गया है। तजर्बे से कुछ सीखो सिकंदर, नूरुल्लाह ने कहा। उस काफर जगमोहन को भी तुमने जिंदा छोड़ दिया था। मैंने तुम्हें कहा भी था कि जगमोहन और उसके साथियों को बांधने की क्या ज़रूरत है। गोली मारो, मगर तुम ना माने। अब देख लो कि जगमोहन क्या कर गया है और उसके साथियों ने क्या कर दिखाया है। देखा जाएगा भाइयों, मैंने खोखली सी हंसी हंसते हुए कहा। कभी कोई दुश्मन भी काम आ जाता है। मैंने 2-4 सेकंड सोच कर कहा, अगर हम उसे गोली मार देते तो अंग्रेज पुलिस अफसर उस गांव के बच्चों और बूढ़ों से भी इंतकाम लेते। ये तो बातें थी जो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ और मैंने अपने दोस्तों के साथ की, लेकिन मैं जो महसूस कर रहा था वो उन बातों से बहुत मुख्तलिफ था। अब हमारे सामने बड़ा पेचीदा मसला आ गया था। गांव वालों के सर से अभी खतरा टला नहीं था। ख्वाजा साहब और शहनाज की लाशें शहादत देती थीं कि मैं इस गांव में रहा हूं। हमीदुल्लाह की मौजूदगी का भी शक हो सकता था। मैं हैरान था कि इंस्पेक्टर अफजल हुसैन अंग्रेज अफसरों से किस तरह बनवाएगा कि जब पुलिस का छापा पड़ा तो उस वक़्त मैं यहाँ से जा चुका था। मैं गांव वालों के लिए परेशान था, लेकिन उन्हें बचाने की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। अब तो हमें अपने आप को बचाना था। इंस्पेक्टर फजल हुसैन तो देख गया था कि हम यहाँ हैं। वो अगर अपने अफसरों को ना बताता कि हम इस इलाके में मौजूद हैं तो भी अंग्रेज़ अफसर समझ जाते कि हम इधर ही हैं। बहरहाल हमें इस इलाके से निकलना था, लेकिन जाते कहाँ? नूरुल्लाह और बाला ने 2 जगह बताईं, लेकिन वो मौजू नहीं थी। मेरा ध्यान कुतुबुद्दीन की तरफ चला गया। वो जज्बाती और जिस्मानी तौर पर हमारे साथ था। वो बड़ा पक्का आदमी था। उसने वसू के साथ वादा किया था कि वो गांव के कई एक जवान आदमियों को हमारे गिरोह के लिए तैयार कर लेगा। मैंने सोचा कि उसके गांव चले चलें, लेकिन वहाँ ख़तरा ये था कि उस इलाके का थानेदार कुतुब के घर मेरे पास आ चुका था। मैंने उसे अपना चेहरा तो नहीं देखने दिया था, फिर भी खतरा था कि वह मुझे पहचान लेगा। शाह मुगल और अलिया तो मुझे पहचानते ही थे। उस गांव में रहना खतरे से खाली नहीं था। उस गांव से 1.5-2 मील दूर पहाड़ियों और जंगलात का इलाका था। उसका जायजा लेना था और ये काम कुतुबुद्दीन ही कर सकता था। मैंने हमीदुल्लाह के साथ बात की तो फैसला हुआ कि नूरुल्लाह को कुतुबुद्दीन के गांव भेजा जाए और वो कुतुबुद्दीन के सामने ये मसला रखे। नूरुल्लाह उस गांव का रास्ता जानता था और इस इलाके से भी वाकिफ था। वो रेलगाड़ी और लारी से भी सफ़र कर सकता था, क्योंकि वो हमारी तरह मफरूर मुजरम नहीं था। वो उसी वक़्त रवाना हो गया। हमें अब बहुत मोहतात और चौकन्ना होकर रहना था। जिन पहाड़ियों के गार में हम रहते थे, ये इलाका इंस्पेक्टर फजल हुसैन के थाने का था। वो उससे ज़रूर वाकिफ़ होगा। थानेदार अपने इलाके के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ होते हैं। उसे ये शक ज़रूर होगा कि हम उन पहाड़ियों के अंदर छुपे हुए होंगे। हमने पहरे का ये इंतज़ाम किया कि गांव के लड़कों से कहा कि दिन के दौरान 1-2 लड़के ऊंचरी टीकरी पर रहा करें और पुलिस आती नज़र आए तो हमें इतला दें। रात को हम ऐसा इंतज़ाम नहीं कर सकते थे। गांव वालों को हम पहले ही बहुत परेशान करा चुके थे। उन्हें मज़ीद इम्तिहान में डालना अच्छा नहीं लगा था। बाले को हमने जासूसी के लिए भेज दिया। ये मालूम करना बहुत ज़रूरी था कि इंस्पेक्टर फजल हुसैन जो लाशें ले गया है उनका क्या बना। 7-8 दिन गुजर गए, पुलिस उधर ना आई। बाला ये खबर तीसरे दिन ही ले आया था कि तीनों लाशों को
पुलिस हेड क्वार्टर ले जाया गया था। फिर उन्हें लावारिस करार देकर कहीं दफन कर दिया गया। नूरुल्लाह वापस आ गया। कुतुबुद्दीन ने उसे बताया था कि मैं उसके गांव से आ गया, तो थानेदार 7वें-8वें रोज़ कुतुबुद्दीन के घर आया। मैंने उसे कहा था कि मैं अभी एक ख़ास वजीफ़े के लिए यहाँ रुका हुआ हूँ, इसलिए वो 7-8 रोज़ के बाद आए। 7-8 रोज़ के अंदर अंदर कुतुबुद्दीन वापस अपने गांव पहुँच गया था। 7वें रोज़ थानेदार उसके घर आया, मैं वहाँ नहीं था। उसने कुतुबुद्दीन से पूछा तो उसने थानेदार को बताया कि किबला शाह साहब जिस तरह अचानक आए थे उसी तरह अचानक चले गए हैं। मैंने आयशा और कुतुबुद्दीन को जो बताया था उन्होंने वही थानेदार से कह दिया। थानेदार ने कुतुब को दोस्त बना लिया है, नूरुल्लाह ने हमें बताया। वो 3-4 मरतबा कुतुब के घर आ चुका है। आयशा के साथ मुझे अलग बात करने का मौका मिल गया था। उसने मुझे बताया कि वह उसी की खातर आता है, लेकिन थानेदार की नीयत खराब नहीं, वो आयशा के साथ शादी करना चाहता है। 1 साल हुआ उसकी बीवी मर गई है, आयशा शायद उसके साथ शादी कर लेगी। नूरुल्लाह ने एक और बात बताई जो उसे कुतुबुद्दीन ने सुनाई थी। ये बात यूं हुई कि एक रोज़ ये थानेदार कुतुब के घर आया तो कहने लगा कि वो बड़ी ज़रूरी बात करने आया है। ये शाह साहब जो तुम्हारे घर में ठहरे थे मशकूक लगते हैं। थानेदार ने कुतुबुद्दीन से कहा, तुमने सुना होगा कि पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने एक अंग्रेज़ डिप्टी सुप्रीडेंट पुलिस को कत्ल कर दिया था और वो पुलिस की हिरासत से मफरूर है, और ये शख्स उधर के एक थाने के इलाके में नज़र आया था। थानेदार ने उसे पहचान लिया था, लेकिन वो भाग निकला। पुलिस ने उसका ताक़ुब किया था। थानेदार ने जेब से एक फ़ोटो निकालकर कुतुबुद्दीन को दिखाया। ये मेरा फ़ोटो था। उस फ़ोटो में उसकी दाढ़ी नहीं, थानेदार ने कुतुब से कहा। वो जब पिछले थाने के इलाके में देखा गया था तो उसकी दाढ़ी थी जो ज़रा लंबी थी। अब सुना है कि उसने दाढ़ी छोटी की है। तुम ज़रा गौर से देखो, दाढ़ी के बावजूद चेहरा पहचाना जा सकता है। नहीं हाशमी साहब, कुतुबुद्दीन ने मेरा फ़ोटो अच्छी तरह देख कर थानेदार से कहा, दाढ़ी हो या ना हो, ये चेहरा हमारे शाह साहब का नहीं। आपके दिल में ये शक किसने डाला है? उसी थानेदार ने जिसने उस मफरूर का ताक़ुब किया था। थानेदार ने जवाब दिया, मैं सेशन कोर्ट में एक मुकदमे की पेशी पर गया था। वहाँ उस थानेदार के साथ मुलाकात हुई तो पीरों फ़कीरों की बातें होने लगी। मैंने उन शाह साहब का जिक्र किया तो वह थानेदार कहने लगा कि मुहतात रहना, एक मफरूर मुजरम भी उसी इलाके में पीरों के भेस में फिर रहा है। फिर उसने मुझे सारी बात सुनाई। ये कोई बहरूपिया नहीं था, कुतुबुद्दीन ने कहा। आप भी उनके पास आए थे? मैं आया तो था, थानेदार हाशमी ने कहा, लेकिन मैं उनका पूरा चेहरा नहीं देख सका था। नाक, ठोड़ी और दाढ़ी देखी थी जो लंबी नहीं थी। वो उस वक़्त वजीफ़े की हालत में थे और उन्होंने आधे चेहरे पर कपड़ा डाल रखा था। मैं कोई बच्चा तो नहीं हाशमी साहब, कुतुबुद्दीन ने कहा। मेरे पास वो इतने दिन रहे हैं, मैं उनका पूरा चेहरा, नंगा सर और पूरा जिस्म देखा था। मेरा ये मकान वैसा ही है जैसे पहले हुआ करता था। ये कच्चा मकान है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आई, और इसमें जो थोड़ा बहुत सामान है उसमें भी कोई कमी बेशी नहीं। लेकिन मैं इस तरह महसूस करता हूँ जैसे ये मकान महल बन गया है और इसमें अल्लाह की रहमत इतनी आ गई है कि मेरी रूह भी सुकून महसूस करती है। इस तरह लगता है जैसे मुझे कोई ख़जाना मिल गया हो। ये शाह साहब के मुबारक कदम की बरकत है, वो मुझे दुआ दे गए हैं। वो जब से यहाँ से चले गए तो मेरे दिल को बहुत दुख हुआ, लेकिन घर में और मेरी रूह में इतना सुकून और इत्मीनान है कि कभी मुझे इस तरह भी महसूस होता है जैसे शाह साहब यहीं मौजूद हैं। मेरा मसला कुछ और है कुतुब भाई, हाशमी ने कुतुब से कहा। मैं शाह साहब के पास यही मुराद लेकर आया था कि उस मफरूर का खोज लगा दें। मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। कुतुबुद्दीन ने हाशमी का शक बड़ी अच्छी तरह रफ़ा कर दिया। नूरुल्लाह ने यह बात सुनाई तो उससे मैंने ये नतीजा अख़ज़ किया कि हम वहाँ नहीं रह सकते। ये तो हो नहीं सकता था कि मैं वहाँ चला जाता और जितना अरसा वहाँ रहता
शाह साहब बिना रहता, लेकिन अब हम जहाँ थे वहाँ से भी निकलना था। नूरुल्लाह उस गांव से 1.5-2 मील दूर पहाड़ी और जंगलाती इलाका भी देख आया था। वो कहता था कि छुप के रहने के लिए और कुतुबुद्दीन के आदमियों को ट्रेनिंग देने के लिए वो जगह अच्छी है। कुतुबुद्दीन ने भी यही मशवरा दिया था। हम सब उसके गांव में जाने की बजाय सीधे उस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाएं। आगे कुतुबुद्दीन हमारे खाने पीने का बंदोबस्त कर देगा। उस ज़माने में एक सहूलत मुयस्सर थी। आबादी आज की निस्बत बहुत ही कम थी। आबादियाँ बहुत दूर दूर थीं। देहाती इलाकों में कोई पक्की सड़क नहीं थी, कच्चे रास्ते थे और पगडंडियाँ थीं। वीरान और बियाबान इलाकों से कोई इंसान गुजरता ही नहीं था। सिर्फ थानेदारों को अपने अपने इलाकों से वाकफियत होती थी। हमने फैसला कर लिया कि वहीं चले चलते हैं। हमीद भाई, मैंने 1-2 रोज़ के बाद हमीदुल्लाह खान से पूछा, तुम क्या महसूस कर रहे हो? क्यों पूछते हो? उसने पूछा। मैं शायद तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। मुझे यूँ लग रहा है कि जैसे मैं अपने आप को भूलता जा रहा हूँ। अगर मेरी ज़हनी और जिस्मानी हालत यही रही तो मैं अपनी शिनाख्त खुद भी नहीं कर सकूँगा। पुलिस तुम्हारी शिनाख्त कर लेगी, हमीदुल्लाह ने संजीदगी से कहा। तुम अपने आप को भूल सकते हो, पुलिस तुम्हें नहीं भूलेगी। तुम अपने आप को बदला हुआ महसूस करते रहो। तुम्हारा फ़ोटो जो तमाम थानों में मौजूद है नहीं बदल सकता। अपने आप को संभालो सिकंदर। लेकिन मैं ख्वाजा साहब और शहनाज को किस तरह जहन से उतार दूं? मैंने झंझलाई हुई आवाज़ में कहा। मैं जब तक जगमोहन के एक एक साथी को अपने हाथों कत्ल नहीं कर लूँगा, मुझे चैन नहीं आएगा। तुम मरवाओगे, हमीदुल्लाह खान ने कहा और ज़रा सोच कर बोला। मेरी अपनी हालत तुम जैसी ही है। मैं यहाँ तक कहूँगा कि मैं इंसानियत की सतह से गिरता जा रहा हूँ। मेरे अंदर दरिंदगी पैदा होती जा रही है, लेकिन मैं उस दरिंदगी का सही इस्तेमाल करूँगा। हम ये बातें कर ही रहे थे कि बाला आ गया। वो वहाँ से कोई 1 मील दूर एक जगह देख आया था जो हमारे लिए ज़्यादा मौजू और महफूज थी। वो कहता था कि हम चलकर देख लें। कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ कोई इंसान रहता है, बाले ने कहा। इसी तरह की पहाड़ियाँ हैं, दरख्तों, घनी झाड़ियों, सरकंडों और ऊंची घास का जंगल है। बिल्कुल जैसे यहाँ है ऐसे ही वहाँ थोड़ी सी जगह पानी जमा है। खतरा यह है कि उस पानी में 3 या 4 छोटे मगरमच्छ हैं और उसके करीब ही खतरा मोल लेकर अंदर जा सकते हैं। पहाड़ियों में उसी तरह एक गार बना हुआ है जो ऊंचा भी है और ज़्यादा खुला भी। पहाड़ियों के अंदर से अगर आगे निकल जाओ तो ये पहाड़ियाँ दरिया में जा ख़त्म होती हैं। वहाँ दरिया का पानी पहाड़ियों के अंदर आ जाता है। उस तरफ से कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता। अगर हमें उधर से भागना पड़े तो क्या करेंगे? हमीदुल्लाह खान ने पूछा। उधर से तैर कर आ भी सकते हैं और तैर कर निकल भी सकते हैं, बाले ने जवाब दिया। मैं ये बता रहा हूँ कि कोई मान ही नहीं सकता कि उन पहाड़ियों के अंदर कोई मशकूक और मफरूर आदमी छुपे हुए हैं, क्योंकि उधर दरिया है। मैं ये कह रहा हूँ कि दरिया हमारी हिफाजत करेगा। अगर जंगल की तरफ से कोई अंदर आ भी गया तो हम दरिया की तरफ से निकल जाएंगे। रात को चलकर देखेंगे, मैंने कहा। नहीं, बाले ने कहा, रात को वहाँ चांदनी के बावजूद कुछ नज़र नहीं आएगा। ये हो सकता है कि हम रात को अंदर जाएं तो घास में से कोई मगरमच्छ हम में से किसी की टांग पकड़कर पानी में घसीट ले जाए। अभी चलो, मैं तुम्हें ऐसे रास्ते से ले जाऊंगा जो दरअसल रास्ता नहीं है। उस तरफ जाने का ये फ़ायदा होगा कि कोई हमें देख नहीं सकेगा। बाला ये बात कहकर चुप हो गया और कुछ सोचने लगा। उसका चेहरा बता रहा था कि वो कुछ और कहना चाहता है। मैं उससे पूछना ही चाहता था, लेकिन वो बोल पड़ा। भाई नवाबजादे, हम तुम्हारी दोस्ती पाल रहे हैं। तुमने हमारी बहुत परवरिश की है, लेकिन ये सोचो कि हम खाली हाथ घूम फिर रहे हैं और पकड़े जाने का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है। क्या मेरा साथ छोड़ना चाहते हो? हमीदुल्लाह ने पूछा। ऐसा सोचना भी नहीं, बाले ने कहा। मुझे और नूरुल्लाह को 1-2 वारदातें कर लेने दो। हमने अपने माँ बाप, बहन भाइयों और बच्चों को भी रोटी खिलानी है।
हमने शम्मू के ससुर के घर जो वारदात की थी उसका आधा माल गांव वालों को दे दिया था। तुमने हमें हिस्सा तो पूरा दिया था, लेकिन ये रकम कब तक चलेगी? हाँ नवाब साहब, नूरुल्लाह ने कहा। मेरे दिल में यही बात थी कि तुम कोई और इरादा बांध रहे हो। हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उन इरादों के लिए भी रुपए पैसे की ज़रूरत है। हमें कहीं हाथ मारना पड़ेगा। वो ठीक कहते थे। मेरा और हमीदुल्लाह खान तक का तो कोई था ही नहीं जिसे पैसों की ज़रूरत होती। नूरुल्लाह और बाले के कांधों पर पूरे पूरे ख़ानदान का बोझ था। डकैती और राहज़नी ही उनका पेशा था, मगर हम उन्हें अलग थलग वारदात करने की इजाज़त नहीं दे सकते थे, क्योंकि पकड़े जाने का ख़तरा था। ये ख़तरा भी था कि उनमें से कोई पकड़ा गया तो पुलिस उससे एज़ा रसानी के ज़रिए हमारी निशानदही करा लेगी। ये मैं भी और हमीदुल्लाह खान भी महसूस कर रहा था कि हमें बेशुमार रुपये पैसे की ज़रूरत है। दहशत गर्दी के लिए गिरोह बनाने की सूरत में बंदूकें और रिवाल्वर खरीदने थे, दस्ती बम बनवाने थे, हमारे आदमियों ने ज़ख्मी होना था, उनकी मरहम पट्टी का सामान भी खरीदना था और कई और अखराजात थे। रकम इकट्ठी करने का जरिया डकैती ही था, लेकिन हम डकैती की वारदात किसी बहुत ही अमीर आदमी या किसी हिंदू साहूकार के घर करना चाहते थे, जहां से एक ही बार बहुत सी रकम और जेवरात हाथ आ जाएं। 3-4 रोज इंतजार करो, मैंने बाले और नूरुल्लाह से कहा। पहले वो जगह देख लें जो तुम देख आए हो। ये जगह अब महफूज नहीं रही। यहाँ हम अगर माल रखते हैं और छापा पड़ जाता है, हम बच भी निकलते हैं तो माल हाथ से जाता है। जो जगह मैं तुम्हें बता रहा हूँ वहाँ तुम ऊंट और हाथी भी छुपा सकते हो। बाले ने कहा, अल्लाह का नाम लो और अभी उठो। उस वक्त सुबह के 9 और 10 बजे के दरमियान का वक़्त था। खतरा तो हमने मोल लेना ही था। ऐसे वक़्त का इंतज़ार बेकार था जिस वक़्त खतरा नहीं होना था। जब तक हम जिंदा थे खतरा साथ था। हम देहातियों जैसा लिबास पहन कर चल पड़े। हमीदुल्लाह खान के पास रिवाल्वर था, बाकी सब के पास चाकू या खंजर थे। हम बंदूकें एक जगह ऊंची घास में रख आए थे। बंदूकें लेकर चलना मुनासिब नहीं था, उससे दूसरों की तवज्जो हमारी तरफ होती थी। बाला हमें ऐसी तरफ ले जा रहा था जिधर ज़मीन कटी फटी थी, घाटियाँ गहराइयों में उतरती और चढ़ती थी, छोटे बड़े खड्ड भी थे। चूँकि बरसात का मौसम था इसलिए सब्ज़ा ज़्यादा था। हमसे दूर दूर किसान खेतों में नज़र आते थे, लेकिन हम किसी को नज़र नहीं आ सकते थे। ज़रा रुक जाओ, बाले ने हमें एक नशीबी जगह पर रुक कर कहा। आगे पिगडंडी है और लोग गुजरते रहते हैं, मैं आगे जाकर देखता हूँ, मेरे इशारे पर आगे आना। तकरीबन आधा फासला तय हो चुका था। हम नीचे बैठ गए। बाला ऊपर गया और एक बहुत बड़े तने वाले दरख्त के साथ खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा। वो फौरन ही नीचे आ गया। एक अंग्रेज अपनी मेम के साथ जा रहा है, बाले ने हमें बताया। दोनों घोड़ों पर सवार हैं और उनके पीछे पीछे 2 हिंदुस्तानी जा रहे हैं। वो उनके नौकर होंगे। एक ने तो 2 बंदूकें उठा रखी हैं और दूसरे के सर पर कोई सामान है। ये साहब शिकार के लिए जा रहा होगा, उन्हें गुजर जाने दो। अंग्रेज का लफ्ज़ कानों में पड़ा तो मैं और हमीदुल्लाह इकट्ठे ही उठे और घाटी की तरफ दौड़े। अंग्रेज को हम अपना दुश्मन समझते थे। हम दोनों घाटी चढ़कर उसी दरख्त के तने की ओट में बैठ गए जिस दरख्त के नीचे बाला जा खड़ा हुआ था। अंग्रेज और उसकी मेम अब करीब आ गए थे। पगडंडी बिल्कुल करीब से गुजरती थी और उनके चेहरे बड़ी अच्छी तरह नजर आ रहे थे। दोनों जवान मालूम होते थे। औरत उस अंग्रेज की निस्बत कम उम्र लगती थी। जानते हो ये क्या है? हमीदुल्लाह खान ने मुझसे पूछा। अंग्रेज हैं और क्या है, मैंने कहा। नहीं, हमीदुल्लाह ने कहा, ये कैश है, नकद रकम 25,000 रुपया नकद। क्या कह रहे हो? मैंने पूछा। इस औरत को अगर हम अगवा कर लें तो इसके इवज हमें 25,000 रुपया अंग्रेज़ों से ले सकते हैं, हमीदुल्लाह खान ने कहा। इसे हम यरगमाल बनाएंगे, हिम्मत करते हो? क्यों नहीं, मैंने कहा, लेकिन अगवा कहाँ से करेंगे? दिन के वक्त अगवा की वारदात नहीं हो सकती। ये शेर के शिकार को जा रहे हैं, हमीदुल्लाह खान ने कहा।
मुझे मालूम है कि ये कहाँ जाएंगे। यहाँ से 5-6 मील दूर एक जंगल शुरू होता है जिसमें पहाड़ियाँ भी हैं और एक दरिया भी वहाँ से गुजरता है। ये दरिया वही है जिसका जिक्र बाले ने किया है। उस इलाके में हरन, चीतल वगैरह तो आम हैं, वहाँ शेर भी मिल जाते हैं। ये धारीदार शेर हैं जिन्हें टाइगर कहते हैं। इस अंग्रेज़ के साथ 2 राइफलें जा रही हैं और एक आदमी ने सामान भी उठाया हुआ है। उनके घोड़ों के साथ भी कुछ सामान बंधा हुआ है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये 1-2 दिन जंगल में गुजारेंगे। जंगल में डाक बंगला भी है, ये वहीं ठहरेंगे। हमीदुल्लाह खान मुझे जो बात समझा रहा था ये कोई नई बात नहीं थी। हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से जंगल थे जिनमें मुख्तलिफ जानवर और शेर पाए जाते थे। उनका शिकार अंग्रेज अफसर, नवाब और राजे महाराजे खेला करते थे। जो भी जानवर मारना हो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था और सिर्फ एक जानवर या एक शेर मारने की इजाज़त मिलती थी। ऐसी शिकारगाहें बहुत वसी भी थीं और कम लंबी चौड़ी भी। ये शिकारगाह जो हमीदुल्लाह मुझे बता रहा था कोई बड़ी शिकारगाह नहीं थी। वहाँ शेर थे लेकिन खासी कम तादाद में। मैं भी जानता था कि ये अंग्रेज़ अपनी बीवी के साथ बड़े शिकार के लिए जा रहा है। उन्होंने रात डाक बंगले में गुजारनी थी। मुझे हमीदुल्लाह का इरादा अच्छा लगा। एक अंग्रेज़ औरत या मर्द को यरगमाल बना लेने से हमें बहुत बड़ी रकम मिल सकती है, लेकिन यह काम बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक था। उसके 3 मरहले थे। एक अगवा करना, दूसरा उसे छुपा कर रखना और तीसरा मरहला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक था। ये था अंग्रेज़ से रकम वसूल करना। हम ये इतला पहुंचा सकते थे कि मगविया हमारे पास है और फलां जगह इतना 1000 रुपया पहुंचा दो और अपना आदमी या औरत ले जाओ। अंग्रेज़ इतना कच्चा नहीं था कि फ़ौरन हमारा मुतालबा पूरा कर देता। वो हिंदुस्तानियों को इस काबिल नहीं समझता था कि उनसे डर कर उनकी बात फ़ौरन मान लेता। अंग्रेज़ हिंदू बनियों जैसे थे, आसानी से पैसा अदा नहीं करते थे। उन्होंने धोखा देकर हमें पकड़ने की कोशिश ज़रूर करनी थी और हम इस मामले में ना तजर्बाकार थे। उस ज़माने में यरगमाल रखकर पैसा वसूल करने की वारदातें ना होने के बराबर थीं, लेकिन हमें रकम की ज़रूरत थी। हमीदुल्लाह खान ने 25,000 कहा था। 25,000 रुपया आज का 5-6 लाख रुपया था, बल्कि इससे भी कुछ ज़्यादा। क्यों? हमीदुल्लाह खान ने पूछा। क्या ख्याल है? ख्याल तो नेक है हमीद भाई, मैंने ज़रा ढीले सी आवाज़ में कहा, और हम दोनों में हिम्मत और हौसला भी मौजूद है। लेकिन ये वारदात डकैती की तरह आसान नहीं होगी। हमें इसका ज़रा सा भी तजर्बा नहीं। पहले ये सोचो कि इस औरत को अगवा किस तरह करेंगे, ये भी सोच लेंगे। हमीदुल्लाह खान ने जवाब दिया। तुम बच्चे तो नहीं, स्पेशल पुलिस के सब इंस्पेक्टर रह चुके हो। अगर हमने इसे अगवा कर लिया तो इसे रखेंगे उस जगह जो हम देखने जा रहे हैं। मैं तुम्हें यह बता देता हूँ कि ये अंग्रेज़ शिकारी कम अज़ कम आज की रात डाक बंगले में गुजारेगा। मुझे मालूम है कि डाक बंगला कहाँ है। मैं वहाँ 2 रातें गुजार चुका हूँ। हमीदुल्लाह खान बोलते बोलते चुप हो गया और मुस्कुराते मुस्कुराते उस पर संजीदगी तारी हो गई। ज़रा खामोशी के बाद कहने लगा, खुदा ने कैसी सज़ा दी है। मैं उस डाक बंगले में आया था तो वहाँ के नौकरों में खुलबली मच गई थी कि नवाबजादे आ गए हैं। मानना पड़ेगा वो ठीक कहते थे। मेरा और हमीदुल्लाह खान का तो कोई था ही नहीं जिसे पैसों की ज़रूरत होती। नूरुल्लाह और बाले के कंधों पर पूरे पूरे ख़ानदान का बोझ था। डकैती और राहज़नी ही उनका पेशा था, मगर हम उन्हें अलग थलग वारदात करने की इजाज़त नहीं दे सकते थे क्योंकि पकड़े जाने का ख़तरा था। ये ख़तरा भी था कि उनमें से कोई पकड़ा गया तो पुलिस उसे एज़ा रसानी के ज़रिए हमारी निशानदही करा लेगी। ये मैं भी और हमीदुल्लाह खान भी महसूस कर रहा था कि हमें बेशुमार रुपए पैसे की ज़रूरत है। दहशतगर्दी के लिए गिरोह बनाने की ज़रूरत में बंदूकें और रिवाल्वर खरीदने थे, दस्ती बम बनवाने थे। हमारे आदमियों ने ज़ख्मी होना था और उनकी मरहम पट्टी का सामान भी खरीदना था। उस औरत को अगर हम अगवा कर लें तो उसके एवज हम 25,000 रुपया अंग्रेज़ों से ले सकते हैं। हमीदुल्लाह ने कहा। उसे हम यरगमाल बनाएंगे। हिम्मत करते हो
क्यों नहीं, मैंने कहा, लेकिन अगवा कहाँ से करेंगे? दिन के वक्त अगवा की वारदात नहीं हो सकती। उस औरत को अगवा करना है, हमीदुल्लाह खान ने यह बिल्कुल ही बदले हुए लहजे में कहा। पहले तो मैंने सिर्फ सोचा था और इरादा किया था, अब मेरे सीने में आग भड़क उठी है। चलो पहले वो जगह देख लें, अगर जगह इस काबिल हुई तो उसे अगवा करेंगे। ऐसे नहीं हमीद भाई, मैंने कहा, जज्बात से नहीं, अकल से सोचकर फैसला करो। तुम भी कुछ सोचो ना सिकंदर, उसने कहा, तुम मुझसे ज्यादा बेहतर सोच सकते हो। अंग्रेज अपनी मेम के साथ बहुत आगे निकल गया तो हम चल पड़े। हमने पगडंडी पर नहीं जाना था, बिल्कुल उससे गुजर कर आगे निकल जाना था। हम वहां पहुंच गए तो डरौना सा इलाका था, वहां बड़ के दरख्त भी थे जो बहुत पुराने थे।